व्याख्याने प्रतिपाद्यते। अतः अत्र उपस्थिताः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः तेषाम् अहम् अस्मिन् कार्यक्रमे प्रणामपुरस्सरं स्वागतं करोमि। किञ्च अस्मद्विभागस्य प्रोफेसर दयानंद झा महाभागाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषामपि अहं प्रणामपुरस्सरं स्वागतं करोमि। किञ्च अन्ये ये शोधार्थिनः अत्र उपस्थिताः भवतां सर्वेषामपि अत्र उद्घाटिका कक्षायां स्वागतमस्ति। भवन्तः सावधानेन म्यूट् कृत्वा आचार्याणां प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागानां व्याख्यानं श्रोष्यन्ति। व्याख्यानात् परं तत्र गूगल फॉर्म एकं भवतां कृते प्रेष्यते। तस्य 12 यावत् प्रपूर्य सबमिट करणीयं भविष्यति। अतः तत् विषये भवन्तः दत्तावधाना भवन्तु, यतोहि तत्र 4 प्रश्नाः अपि भविष्यन्ति। कुलपतिमहाभागाः यदपि पाठयिष्यन्ति ततः एव 4 प्रश्नाः भविष्यन्ति, वैकल्पिक प्रश्नाः। तेषाम् उत्तरं प्रपूर्य भवद्भिः यथा गूगल फॉर्म पूर्वं सबमिट कृतमस्ति तथैव सबमिट कृतं भविष्यति। तदेव भवताम् उपस्थिति इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। अन्यथा उपस्थिति कथं भवतां भविष्यति इत्यत्र किमपि विनिगमकं न भविष्यति। तस्मात् तत् फॉर्म 12 यावत् प्रतिदिनं प्रपूरणीयमस्ति, तदेव भवताम् उपस्थिति प्रमाणं भविष्यति इति। इदानीं तत्र मंगलाचरणं विधाय अस्माभिः कुलपतयः प्रार्थ्यन्ते यदत्र उपस्थितानां सर्वेषामपि शोधार्थीनां कृते व्याख्यानं कुर्वन्तु। तत्रादौ मंगलाचरणं क्रियते निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा इति। इदानीम् आदरणीयाः कुलपतिमहाभागाः सादरं प्रार्थयन्ते यत् ते शीघ्रम् अत्र मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। अन्ये म्यूट् भवन्तु। शतधृति भारजां मुदे वन्दे वाणी मंगली करोति कल्याणी वाणी चर्चा वाणी अत्र प्राग विद्यावारिधि षाण्मासिक पाठ्यक्रम कक्षा संचालन उपक्रमे अत्र उपस्थिताः विद्वांसः आवाज नहीं आ रही है महोदय।
गुरुजी आप, हाँ, ध्वनि न आगच्छति। गुरुजी आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, इदानीं सम्यक्। गुरुजी म्यूट हैं आप। अधुना हाँ, इदानीम् आयाति आयाति, इदानीं श्रूयते। अत्र प्राक् विद्यावारिधि संचालनं भवति। कक्षायां भवन्तः उपस्थिताः सन्ति। क्लास कर रहा है। क्रियते विषये भवन्तः जानन्तु। विद्यार्थिनः ये संस्कृतभाषा पूर्णतः समर्थान् भवन्ति। अतः भाषायाः कीर्तनं क्रियते। आवश्यक अनुभव है और क्या हमने मैटर कलेक्शन किया, क्या हमने निबंध लिखा, और आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति दृश्य सामाजिक कोई विषय, शास्त्रीय विषय ज्ञान ही उनका कर्तव्य हुआ। उससे ऐसे होते हैं प्राकृतिक दृश्य देखकर, सामाजिक देखकर उसको करके और बता सकते और इससे भी आगे प्रति कक्षा में ऐसे कक्षा में लिपि में जब हम अनम्यूट कीजिए, अन्य लोग कृपया म्यूट करें अपना। अनुसंधान कार्य के लिए हमें पूरा अध्ययन काल का जो अनुभव है वो अनुभव किसी को बताना है। हमने जो अध्ययन किया आचार्य कक्षा पर्यंत, उसमें हमें क्या मिला और क्या नवीन चीज हम दे सकते हैं इस रूप में। आप देखिए कि आप प्राथमिक कक्षा से ही शुरू हो जाता है लिखना। अब गाय पर पहले गाय पर लिखिए, गुरुजी पर लिखिए, पुस्तकालय पर लिखिए, लेख लिखा बढ़ता जाता है, कठिन कठिन विषय पर लेख दिए जाते हैं। तो लेख का इतने दिन तक लेख लिखे। पूर्ण आवाज नहीं है महोदय। श्रूयते, ध्वनि श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। श्रूयते एवं प्रकारेण स्पष्ट आवाज की कमी है महोदय। आपका नेटवर्क सही करिए। गुरुजी की आप आवाज तो आ रही है सर, आपकी आचार्य आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आपको लेकिन पढ़ाई गुरुजी आचार्य गणों ने, उसको आप उसका अनुभव क्या लिया और क्या नवीन दिखा सकते हैं। शोध कार्य क्या है, आविष्कृतम नूतनम वा। महोदय आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ महोदय की आवाज आ रही है, आपके पास नहीं पहुंच रही। आपका नेटवर्क जो है ना गायब है। आपका गड़बड़ है। नहीं आ रही है पर बहुत पुश होके आ रही है, साफ साफ नहीं आ रही है। अत्र सम्यक् श्रूयते। प्राचीन काल में गुरुकुल में जो ज्ञान दिया जाता था, उस ज्ञान का तत्क्षण छात्र छात्र पढ़ते थे, उनको गुरु की अभिव्यक्ति प्रकट करने का मौका मिल जाता था। आज पठन पाठन का क्रम बदल गया है। ऐसे छात्र
गुरु से पढ़कर रख लेते हैं, कितने बाहर कर देते हैं, लेकिन पढ़ने का अनुभव नहीं रहता। कितने छात्र हैं जीवन जीते हैं और अधिक से लिखने में आप बैठिएगा भाषा में समस्या आती है, आप पढ़ेंगे उसके बाद सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत सारे लोग जो है सो माइक कर लेते हैं। और तीसरा है लिख करके प्रकट कर लेते हैं। इसका अभ्यास होना चाहिए प्रारंभ से ही। और लिपिबद्ध कर लेते हैं अपने शब्द में। सुप्रिया जी से अनुरोध है कि आप अपने माइक को म्यूट करें। सुप्रिया जी। तो आचार्यगण यही दिखाते थे कि हमने जो कहा उसको चाहे तो सुनाओ अपने शब्द में या अपनी भाषा में लिख करके देखो। इसका अभ्यास जिसको है प्रारंभ से ही, वो शोध निबंध लिखने में उसको कोई कठिनाई नहीं है। परंतु जो जिसे इसका अभ्यास नहीं है वो केवल पंक्ति उतार देते हैं। आजकल यूजीसी का नियम आया है शोधकर्ता में, जो डुप्लीकेटिंग जो होगा, किसी ग्रंथ से आपने उतार लिया तो वो बता देगा, कंप्यूटर पकड़ लेगा कि इतना अंश डुप्लीकेटिंग है। डुप्लीकेटिंग नहीं, आप अपने शब्द में लिखिए। प्राचीन वस्तु को आप नवीन शैली में जो उतार दिया बहुत काम हो गया। यदि आपने नवीन तथ्य भी किया बहुत बढ़िया है, डुप्लीकेटिंग ये है। अब सारांश में समझिए, शोध कार्य जो है अनुसंधान, गवेषणा इत्यादि शब्द से तो कहा जाता है। अब आपने जो पढ़ा आपको सबसे बढ़िया तैयार है, और किस पर आप पढ़ने के उत्तर हम नवीन ढंग से उसका किस प्रकरण पर कर सकते हैं, तो प्रकरण चुनाव कीजिए। आप परम लघु मंजूषा पढ़े, लघु मंजूषा पढ़े, उसका कौन प्रकरण ऐसा है इसमें आप नवीन उद्भावना कर सकते हैं, जहां नवीन ढंग से आप रख सकते हैं, तो उसको चुनिए। आप अनेक व्यक्तियों के ग्रंथ देखे हैं, जीवनी पढ़ी है, तो जीवनी से क्या शिक्षा मिली, जीवनी से आप कितने को प्रभावित कर सकते हैं, कितने को व्यक्ति के महान व्यक्ति जो हुए उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तृत्व पर, उनकी रचनाएं क्या है उसकी हम समीक्षा करेंगे। कोई ग्रंथ ले लीजिए, महान ग्रंथ, और उसकी समीक्षा कीजिए। हमने जो पढ़ा उसमें हमें ऐसा नवीन अनुभूति ऐसी है, हमने दिखा। ये सब बात आता है। छात्र ने पहले लिखना तब पढ़ना, पहले पढ़ना तब लिखना। तो हमने कहा कि देखिए, बच्चा जब लिखना नहीं आता है जिसको, लेकिन उसको साते भवत सुप्रीता कंठस्थ कराते हैं, 10 श्लोक 20 श्लोक कंठस्थ करा देते हैं। जब तो उसको अक्षर करते हैं। ये तो पढ़ना है। दूसरी बात, आप अनुसंधान करेंगे तो देखिए जिस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं तो उसको पढ़िए, लाइब्रेरी चले जाइए, रैक पर टहलिए, तब संबद्ध किताब जो है, पुस्तक है, उसको लीजिए और उसको लटिए पलटिए, ऐसे देखते आप और से आप अनुसंधान कर सकते हैं। अनुसंधान के क्रम में सबसे पहले है विषय। आप अनुसंधान के लिए एक विषय आपको रखना होगा। आप
प्राग विद्या बारे भी कर जाएंगे इस परीक्षा में। उसके बाद आपको एक विषय रखना होगा, एक ही नहीं 3 विषय चुनना होगा। उस 3 विषय में गवेषणा परिषद एक विषय रखेगी, आपको 3 विषय चुनना होगा। तो विषय कैसे चयन करें? सबसे बड़ी बात है जो हम अपना शोध विषय क्या तय करें। तो इसमें मार्गदर्शक होते हैं, गुरुजी होते हैं और मित्र होते हैं। अपने स्वयं अपने को तौलिए कि हम किस विषय पर कार्य कर सकते हैं। हमने आचार्य कक्षा पर्यंत अध्ययन किया है, उस अध्ययन के अनंतर हमें क्या अनुभव है, कितने कार्य किए हैं हम, और किस ग्रंथ में हमें प्रावीण्य है, विलक्षणता है, हम किस पर अधिक प्रकाश दे सकते हैं, एक ऐसा विषय ले लीजिए और उस पर 200 पृष्ठ कम से कम लिखना होगा पीएचडी में। उसका विषय सूची बनाना होगा पहले ही। कभी विषय सूची कैसे बनाएंगे, विषय हुआ ही नहीं तो विषय सूची कैसे बनाएंगे? तो आप उसका उत्तर सुनिए। मकान जो कोई बनाता है, मकान पहले कहाँ बनता है? पहले मस्तिष्क में बन जाता है, उसके बाद नक्शा पर आता है, कहाँ क्या देना है, कहाँ शयन कक्ष, कहाँ पूजा गृह, कहाँ पाक गृह, उसका पहले मस्तिष्क में रख लेते हैं। मकान बन गया दिमाग में, उसके बाद कागज पर बनता है, उसके बाद धरातल। तो उसी प्रकार शोध कार्य जो है पहले मन में बन जाता है। शोध का विषय, शोध का रूपरेखा सब मस्तिष्क में पहले बन जाता है। उसके बाद हम धरातल पर उतरते हैं, विषय सूची बनाते हैं। विषय सूची बना करके तदनुसार एक बिंदु पर हम कार्य करते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, तो कहते हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को मैं बना रहा हूँ, भट्टोजी दीक्षित कहते हैं। तो इस कहाँ, इस तो सामने में जो रहता है उसको इस कहेंगे। तो अभी तो सिद्धांत कौमुदी बनी ही नहीं है, तो इयम किसके लिए? ऐसा प्रश्न आया। उसका उत्तर नागेश भट्ट ने दिया है कि इयम इति बुद्ध्या विषयीकरणात्, अर्थात बुद्धिगत सिद्धांत कौमुदी बन गई है, आप लिखने चले हैं तो मंगलाचरण करते हैं। तो सबसे पहले आपका शोध मस्तिष्क में रूपरेखा बना हुआ है, बना लीजिए, यही है विषय बनाना। तो शोध कार्य में आपको सबसे पहले चाहिए एक विषय, संबद्ध विषय। आप जिस शास्त्र के हैं आचार्य, उस शास्त्र के संबद्ध आप लिखिए, विषय रखिए, चुनिए। कहेंगे विषय कैसे चुनेंगे? तो अध्ययन क्या किया है, गुरुजी जाएंगे, गुरुजी कहेंगे कि आपने क्या अध्ययन किया है, कौन अधिक है। व्याकरण में 5-7 ग्रंथ ऐसे हैं जो पढ़ाई में है, तो परिभाषा ग्रंथ है। व्याकरण शास्त्री जो परिभाषाएं हैं, जो सूत्र रीत नियामिका होती हैं, पाणिनि के सूत्र जो प्रवृत्त होंगे वो कैसे प्रवृत्त होंगे, उसको दिशा दिग्दर्शन परिभाषा के द्वारा दिया जाता है। तो वो परिभाषाएं जो हैं वो उसको देखिए। तो परिभाषेंदु शेखर ग्रंथ है, चाहे परिभाषा पर, परिभाषा अनेक और ग्रंथ भी हैं। तो आप परिभाषा पर रुचि है तो परिभाषा पर आप अनुसंधान कीजिए। सीरदेव की है कि अन्य विद्वान ब्याड़ी की परिभाषा सूचन है, तो उस पर काम कर सकते हैं। व्याकरण शास्त्र में है गणपाठ, सर्वादिगण, चादिगण इत्यादि गण हैं। तो गणपाठ पर बहुत शब्द गणपाठ में ऐसे हैं जो आपको कोश में नहीं मिलेंगे, अपरिचित शब्द सब हैं। तो वो उन शब्दों का आप उन शब्दों पर अनुसंधान कीजिए, जिसका क्या अर्थ होगा उससे पूछिए कैसे कैसे करेंगे। तो बहुत कोश ग्रंथ हैं, बहुत आपको निरुक्त शास्त्र में निर्वचन मिलेगा। उन आधारों से आप उसका अर्थ लगा सकते हैं। आपको 2000 धातु पाणिनीय गणपाठ, धातु पाठ है, 2000 धातु हैं। आप किसी धातु से मिलाइए शब्द, अर्ध मिला, चतुर्थांश भी मिल गया, तो उसके अनुसार प्रकृति की कल्पना कीजिए, शब्द बन। तो आप धातु पाठ पर अनुसंधान, पाठ पर अनुसंधान कर सकते हैं।
अष्टाध्यायी के क्रम से जितने विषय हैं तो उन पर परस्मैपद आत्मनेपद कर सकते हैं, आप लकारार्थ पर कर सकते हैं। ये विषय सब है। सिद्धांत कौमुदी है, उसके अनेक प्रकरण हैं, इसी प्रकरण को उठाइए और उस प्रकरण पर विभिन्न ग्रंथों से आप, सिद्धांत कौमुदी है, उसके प्रतिद्वंदी ग्रंथ सब कौन है ये देखिए। ये प्रक्रिया ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी है तो प्रक्रिया ग्रंथ कौन कौन है इतिहास में मिलेगा, तो रामचंद्राचार्य की प्रक्रिया कौमुदी है, नारायण विरचित प्रक्रिया सर्वस्व, रूपावतार है धर्म कीर्ति की। तो इस सब से आप तुलना कीजिए। शोध कार्य जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से होनी चाहिए, जो इन्होंने किया और आचार्य क्या कहे हैं इसमें देखना है कि हमारे आचार्य हैं क्या कह रहे हैं। उन आचार्यों के मत लेंगे, हमें प्रस्तुत ग्रंथ जो है उसका मत लेंगे और सब मत का मिला करके निष्कर्ष अपना निकालना है। आप शोध कीजिए, पूछेगा कोई कि आप इतने तो कार्य कर गए, हाथ क्या आया, निष्कर्ष क्या हुआ। तो 5 मत दिए कि 2 मत दिए, किसी एक को ऊंचा उठाना होगा। एक मत यही है, चाहे अपने नवीन उद्भावना करेंगे, हम अपना नवीन विचार यहाँ रखते हैं, वो भी हुआ। इस प्रकार जो है अनुसंधान कार्य बहुत मजेदार है, इंटरेस्ट होगा। शुरू में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन जब उस पर डूब जाइएगा तो होता है इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हम क्या करेंगे, रुचि होती है और आगे बढ़ेंगे। ग्रंथ लिख सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भी लिख जाएंगे आप। तो वो अनुसंधान कार्य जो है तो कहते हैं पढ़ना गुणना। तो पढ़ना तो पढ़ लिया, गुणना क्या हुआ, तो उसको बार बार मनन करके हम निष्कर्ष निकालना, गुणना यही हुआ। बार बार अध्ययन करके उसका निष्कर्ष हम क्या निकाले। तो शोध कार्य यही है कि हमने क्या किया और इसमें हमें क्या नवीन तथ्य उद्भावित हुए, चाहे प्राचीन को हम नवीन रूप से किस रूप से हम समझा सकते हैं कि सभी छात्र समझ जाएं, कि सभी लोगों को दृष्टि में आए। इस प्रकार जो अध्ययन अध्यापन का क्रम है उसको लिपिबद्ध कर देना, यही तो शोध कार्य का है विषय। दूसरी विशेषता है शोध कार्य की, आप मल्लिनाथ लिखते हैं, मल्लिनाथ प्रसिद्ध टीकाकार हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पर महाकाव्यों पर टीका लिखे हैं। वो लिखते हैं कि नामूलम लिख्यते किंचन नानपेक्षित मुच्यते। मैंने बिना जड़ पेन की बातें नहीं कही हैं, मूल चाहिए। आपने कहा तो किस आधार पर कहा, उस ग्रंथ का रेफरेंस दीजिए। अमुक ग्रंथ में ये बात है, अमुक पृष्ठ में है, वो टिप्पणी करते जाइए। प्रत्येक बिंदु पर आप प्रमाण देते चलिए कि ये जो मैंने कहा वो मनु के अनुसार मनुस्मृति अध्याय 1 नोट करते जाइए। तो इससे क्या होता है, तो शोध की प्रामाणिकता होती है। हम जो कह रहे हैं जमानी जमा खर्चा नहीं है कि जो मन हुआ सो कहती है, आचार्य की सम्मति इसमें है। तो ये सब देखना है। तो शोध कार्य में आप आए हैं, अभी प्राग विद्या वारिधि में है, इनके विविध विषय आप लोग समझेंगे, जानेंगे, लेकिन आपको काम करना है एक विषय पर। तो पहले से सोचे रहिए कि हमें किस बिंदु पर अनुसंधान कार्य करना है, कितने बिंदु हमारे जो हैं वो सोचनीय है, चिंतनीय है, और उस पर हम काम करेंगे। तो शोध कार्य में सबसे पहला क्या हुआ, विषय चयन। विषय चयन जो हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसी पर महल खड़ा होगा, नींव है। जैसे मकान बनाते हैं तो जड़ में मजबूती से जो देंगे तो उस पर कितने ही तल दे देंगे तो डिगेगा नहीं। उसी प्रकार आप विषय जो होगा चयन, वो अब एक विद्वान थे तो साहित्य में रिसर्च करने गए, तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा कि आप स्वयं विषय कहिए, कौन विषय लेना चाहते हैं। नहीं गुरुजी आप ही दे दीजिए। तो कौन ग्रंथ, काव्य ग्रंथ आपको पढ़ा है अच्छी तरह, तो कहा नैषधीय चरितम जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, नैषधीय चरितस्य दार्शनिकम समीक्षात्मक अध्ययनम विषय दे दिया। आप उसको दर्शन का भूस्पर्श नहीं, नैषध पढ़ा हुआ है तो दर्शन दार्शनिक विचार क्या करेगा, बेचारा ऊब डूब करने लगा। विषय तो चयन हो गया, अब किसी के पास जाइए, किसी से लिखाइए।
इसकी नौबत नहीं आए। हम जो जानते हैं विषय वही लें, और उस विषय पर हमको 200 लिखना है। 200 तो न्यूनतम हुआ, 300-400 पेज लिखिए। तो ये शोध कार्य का ये सब रूपरेखा है। अब आप जितने ग्रंथ को पढ़ते हैं पहले पढ़िए। अब जो पढ़ेगा नहीं वो लिखेगा क्या? पढ़ने से ज्ञान वृद्धि। अब ज्ञान जब मस्तिष्क में आए तो उसको हम लिपिबद्ध करते हैं। तो पढ़ेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या? कवि होते हैं कविता करते हैं, सीधे कविता नहीं करने लगते हैं। बहुत कवियों को पढ़ना पड़ता है उनको, और सामयिक जो साहित्य है उससे अवगत होना पड़ता है, तब जाकर के कविता लिखते हैं। तो पहले पढ़ना तो अनिवार्य है। तो खूब पढ़िए। हम जब आए अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय, तो यहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि आप विषय लिया, ठीक है ये विषय है, जाइए एकदम टहल जाइए, रैक पर किताब सब रखा हुआ है, आप जाइए और तत्संबद्ध विषय को देखते जाइए, उल्टाइए देखते जाइए। 2 महीना तक हम कोई काम करने नहीं देंगे। आप देखिए, पढ़िए, नोट कीजिए। नोटबुक दे दिया उसको, 2 महीना तक नोट किया। उसके बाद कहा जाए आप कितना स्फीत बुद्धि हो गई, इतनी आप लिखिए। इसके बाद उसके बाद लिखना शुरू। तो अनुसंधान कार्य में एक ग्रंथ पर अनुसंधान कार्य नहीं होता है। विषय भले ही एक ग्रंथ रहे, उसको तुलनात्मक दृष्टि से अनेक ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये सिद्धांत कौमुद्याः परस्मै पदात्मय पद प्रकरणस्य समीक्षात्मक अध्ययनम विषय रखा। आप परस्मै पद आत्मय पद मूल ग्रंथ कहाँ है? अष्टाध्यायी है, पहले अष्टाध्यायी देखिए। फिर इस विषय पर भट्टोजी दीक्षित ने जो तो कहा ही है, और प्रक्रिया सर्वस्व में क्या है, रूपावतार में क्या है, और आधुनिक वैयाकरण जो है, जो आजकल लिखते हैं आंग्ल पद्धति से, उन्होंने क्या कहा है उसको भी देखना है। तो इस प्रकार हम विविध ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो उसके अनुसार हम अनुसंधान शोध कार्य करेंगे। अब चलिए, शोध शब्द शुद्ध धातु है। शुद्धिकरण करने के अर्थ में शुद्ध धातु शुद्ध की रूप होता है, उससे घय प्रत्यय कर दीजिए तो शोध हो जाएगा। शोध बन जाएगा, अर्थात संशोधन। आप संशोधन करते हैं तो संशोधन हुआ, माने पहले जो लिखा हुआ है उसमें हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे उसको नवीन ढंग से हम लेना चाहते हैं, उस भी संशोधन, नवीन ढंग से उपस्थापित करना, ये भी संशोधन हुआ। और नवीन उद्भावना भावने है। इस प्रकार शोध कार्य जो हुआ से विविध ग्रंथों में विकीर्ण विषय को जो हम एक जगह चुन लेते हैं, वो भी शोध कार्य हुआ, चयन। अब महाभाष्य में सामाजिक तत्व का वर्णन है, बहुत सामाजिक उदाहरण दे करके महाभाष्यकार समझाते हैं। उन सामाजिक व्यवस्थाओं का यदि हम संग्रह करने लगे, बृहत ग्रंथ तैयार हो जाए, वो अनुसंधान हुआ। महाभाष्य में प्रयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन, परिभाषाएं, अनेक परिभाषाएं महाभाष्य में आई हैं, तो उनका यदि संग्रह कर लें, उसका विवेचन करें, विविध ग्रंथों से एक विषय बन सकता है। तो शोध। अब चलिए, उसके लिए गवेषणा, गवेषणा शब्द प्रयुक्त है अनुसंधान कार्य के लिए। रिसर्च जो करते हैं उसको संस्कृत में गवेषणा, और गवेषणा करने वाले जो होते हैं रिसर्च स्कॉलर, गवेषक कहा जाता है। तो गो एषणा गवेषक मूल हुआ। अन्यद्धि व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत् प्रवृत्ति निमित्तम। शब्द किस प्रकार बना वो तो व्याकरण की दृष्टि से दिखाते हैं बना, और अर्थ उसका जो होगा वो समाज में प्रचलित जो अर्थ है, शास्त्र में प्रचलित जो अर्थ है, वही लिया जाएगा। आप भाषा विज्ञान की दृष्टिया समझें कि शब्द के अर्थ में विकास होते रहते हैं। अब कुशल लीजिए, कुशल बनेगा कैसे? तो कुशम लाती थी कुशला, जो कुश लाए, कुश का होता है पौधा, उसको लाइए, जो कुश आने में निपुण है, कुश लाने में, वे कुशल का।
अब कुश लाना जो है बड़े कठिन काम है, क्योंकि उसको जड़ से उखाड़ना पड़ता है, उसके कोपल जो होते हैं कांट की तरह चुभते हैं, कुश में ऊपर में तीक्ष्णता होती है, काप लग जाएगा। तो ये सब है, वो ला करके जो चले हाथ में उसको नहीं कुछ लगा तो कुशल हुआ, कुशम लाती थी कुशला। लेकिन अब अर्थ क्या हो गया उसका, निपुण व्यक्ति, पटु व्यक्ति, काम करने में माहिर जो है वो कुशल कहलाता है। चाहे स्वस्थ स्वास्थ्य जिसका अच्छा है वो कुशल कहलाते। तो इस प्रकार जो है शब्द की प्रवृत्ति निमित्त मान व्युत्पत्ति बनावट अलग है और प्रवृत्ति मान प्रयोग प्रवृत्ति निमित्त अलग हो जाता है। तो गवेषणा शब्द है गो एषणा, गवेषणा गाय को ढूंढना। जंगल में गाय जब टहल जाती है, एक कोस चली गई, आप कहीं दिखाई नहीं देती है, सब जंगले जंगल है, तो आप जाइए, उसको ढूंढ करके जो लाने वाला होगा वो कितना चतुर होगा। तो गाय को ढूंढने में विविध स्थान में जाना पड़ता है, जंगल है, किस किस जगह पर जा सकती है, देखते देखते तब। उसी प्रकार आपको विषय को ढूंढने के लिए विविध स्थान पर जाना पड़ेगा, विविध ग्रंथ देखना पड़ेगा, विविध लाइब्रेरी का अनुसंधान करना पड़ेगा। हम अनुसंधान कर रहे थे तो कहा जी ये ग्रंथ आपको कहाँ मिलेगा, तो इलाहाबाद में मिलेगा। हमको विश्वविद्यालय भेजा इलाहाबाद, वहां गया तो फटा चिटा था, मैन्युस्क्रिप्ट था, नहीं काम हुआ, तो फिर कहा कि नहीं पूना में मिलेगी ये किताब। तो पूना वो भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना है, वहां गए, वहां मिला, उसके बाद अनुसंधान किया, उतार करके लाए। तो कहने का तात्पर्य है जो गाय को लाने में जो जितनी कठिनता है उतनी ही कठिनता इसमें भी है। गवेषणा का अर्थ परिवर्तन हो गया, क्योंकि अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है कभी कभी। अब देखिए मात्सर्य संस्कृत में शब्द है, अन्य शुभत्वे का मत्सरोन्य शुभत्वे का, अन्य के शुभ नहीं देखना चाहना, ये हुआ मत्सर मात्सर्य। मैथिली भाषा में मात्सर्य का अर्थ होता है दया। आप देखिए शब्द कहाँ था, परिवर्तन हो गया। गवेषणा का मूल में अर्थ है गाय का ढूंढना, लेकिन वो हट गया अर्थ, आगे आगे अनुसंधान करना, कार्य करना, माने ढूंढ के विषय को एकत्रित करना गवेषणा। इसी प्रकार है अनुसंधान, अनुपूर्वक संधान है। तो क्या कहते हैं, संधान कोई जोड़ा, संधान मान जोड़ना। तो किसी गुरु ने जोड़ दिया, किसी ग्रंथकार ने उसको बना दिया, उसके पीछे पीछे आप भी उसको सुव्यवस्थित किया, तो अनुसंधान है। तो पीछे पीछे गुरु के पीछे, चाहे शास्त्र के पीछे, शास्त्रकार के पीछे चल करके अहम नवीन उद्भावना कर लिया, उसी को अनुसंधान कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द अनुसंधान, गवेषणा, शोध। पूना जाइए वो शोध संस्थान नहीं, हमारे यहाँ मिथिला संस्कृत शोध संस्थान कहते हैं, शोध कार्य कहते हैं, वहां शोध शब्द नहीं चलता है, संशोधन। भांडारकर संस्कृत संशोधन संस्थानम लिखा हुआ है, संशोधन, सम्यक शोधन। आप देखे हुए हस्तलिख ग्रंथ सब जो है, हस्तलिख ग्रंथ 500 वर्ष का है, अब उस समय की लिखावट में है, और उसको उतारा, प्रतिलिपि किया, प्रतिलिपि करके उसमें जहां संशोधन करना पड़ता है वो संशोधन करते हैं, पाठ भी दिखाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो संशोधन करना हुआ, तो अनुसंधान करके, रिसर्च करके उस ग्रंथ को हमने प्रकाशित कर दिया लोगों के सामने, जो कि सामने नहीं था। तो इस प्रकार तीनों पर्यायवाची शब्द, शोध जो संशोधन करना अर्थ है, लेकिन अब गवेषणा रिसर्च अर्थ में हो गया। उसी प्रकार गवेषणा गाय को ढूंढना अर्थ वाला है, लेकिन अब अर्थ हो गया जो शास्त्रीय तत्व को ढूंढना। उसी प्रकार अनुसंधान जो है वो शास्त्रीय तत्व को संग्रह करना है। तो आप अनुसंधान कार्य करेंगे, सबसे पहला आपका काम क्या होगा, तो विषय निर्धारित करना। अब विषय निर्धारित करने के बाद आप चलेंगे और क्या कहते हैं, विषय एक नोटबुक ले लेंगे, नोटबुक ले लेंगे और उसमें जो
जो नई बात प्राप्त होती है अमुक ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के संपादक, जो ग्रंथ पढ़े, प्रत्येक ग्रंथ का पूरा होलिया आप ले लीजिए। ये ग्रंथ का नाम ये हुआ, लेखक का नाम ये, व्याख्याकार ये हुए, प्रकाशक ये हुए, इतने ईस्वी में प्रकाशित, इतना आपको लिखना होगा, तभी तो अनुसंधान कार्य हुआ। तो एक ग्रंथ के अंत में, शोध के अंत में आप देखते होंगे कि सहायक ग्रंथ सूची लिखी हुई है, सहायक ग्रंथ सूची। तो जो हमने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया, हमने इतनी पत्रिकाओं का अध्ययन किया, हमने इतने विद्वानों से संपर्क किया, इस सब का लेखा जोखा रहना चाहिए। ये सब जब होगा तो अनुसंधान सफल रहेगा। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि पढ़िए। पढ़ना जो है उस विषय में, अभी विषय निर्धारित नहीं भी हुआ है तो मन में करिए कि अमुक विषय 10 विषय पकड़ लीजिए, इसको हमको देखना है, उसके अनुसार आप देखते रहिए। आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। 6 मास के अंतर्गत 6 मास में परीक्षा होगी और उसमें उत्तीर्ण होंगे तो फिर विषय लेना होगा और शोध कार्य करना होगा। तो आप ये खाणमासिक जो पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं, किस लिए? कि हम शोध कार्य करें। उद्देश्य है शोध कार्य, उसका ही अंग है। ये नहीं कर लेंगे तो शोध कार्य में हम प्रवृत्त नहीं होंगे। तो शोध कार्य हम कैसे करें, किस प्रकार करें, कैसे कैसे विषय का चयन करें, किन किन विषयों का संग्रह करें। पहले शोध प्रबंध लिखा नहीं जाता है, पहले सामग्री संकलन। अब शोध प्रबंध के अध्याय बना दिए, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 10 अध्याय में लिखेंगे तो अमुक अध्याय में अमुक ग्रंथ का होगा, अमुक अध्याय में अमुक ग्रंथ। अब उसके अनुसार आप वो ग्रंथ को लेकर के तो नोट पहले कीजिए। नोट करने के बाद सब नोट आ गया, उसके बाद लिखना शुरू। निबंध भी होता है, निबंध में ऐसे ही करते हैं हम लोग कि अब कोरोना है, कोरोना संकट त्राणम, तो उसके विषय में से सोचेंगे जी कोरोना क्या है, कहां से आई है और क्या उत्पात मचा रही है, उसका हमारे भारतीय दृष्टि से, भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से उसको हम कैसे निपट सकते हैं उससे, और औषध क्या है इसका, सरकार क्या कर रही है इसमें, अनेक तथ्य हैं। और वो सब अध्याय हो जाएगा इतना, और उस पर आप सामग्री संकलन कीजिए। पहले सामग्री संकलन के उसके बाद आप लिखिए। तो इसी प्रकार आप लीजिए जो पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में क्या, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय क्या चीज है, उससे क्या फायदा है, तो विभिन्न प्रकार से आप उसके विषय में सोच सकते हैं। अब हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी हैं, गुरुजी का जीवनी लेंगे, गुरुजी के कृत्य लेंगे, आचार विचार लेंगे, उनका अध्यापन लेंगे, अध्यापन शैली लेंगे। विविध प्रकार से उस पर हम विचार कर सकते हैं और उस विचार को पुष्ट करने के लिए विविध ग्रंथों की सहायता लेते हैं, विविध ग्रंथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम यही सलाह देंगे, यही है शास्त्र का नियम कि आप पढ़िए, अधिक से अधिक ग्रंथों को देख करके आप मस्तिष्क को फ्रेश कीजिए। जब फ्रेश हो जाएगा उसके बाद आप लिखने में अपने पटु हो जाएंगे। कवि होते हैं तो कवि ने अपना कर्तव्य कर दिया, लिख लिया। आलोचक उसके होते हैं, उसको काट दिया, जो ये आपका की गड़बड़ है, ये आपका गड़बड़ है, ये आपका गड़बड़ है। तो उसी प्रकार आप लिखिए। और गाइड महोदय जो हैं, पर्यवेक्षक एक होंगे आपको, उनसे सलाह लीजिए कि हमने ये लिखा है, आप देखिए, वे परामर्श देंगे, फिर उसको काट करके नया बनाएंगे। इस प्रकार तो उसके लिए अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। तो एक है अध्ययन, दूसरा है मनन चिंतन, और तीसरी है लेखन। तो लिखना सबसे अंतिम है। लोग क्या करते हैं तो ये सब करके लिखने पर ही प्रवृत्त हो जाते हैं, और किसी तरह दो सब पूरा लेना है, चाहे उतारना पड़े चाहे नहीं उतारना पड़े। तो उतारना गलत बात नहीं है, लेकिन उदाहरण दीजिए, उसका रेफरेंस दीजिए कि अमुक ग्रंथ से ये कहा है, इसका सपोर्ट में कुछ दीजिए। लेकिन
हूबहू आप नकल करेंगे किसी का, ये अपराध है, घोर अपराध है, आप उतार नहीं सकते। उसी बात को अपने भाषा में यदि लिख देंगे, शब्दावली नहीं लेंगे, तो एक है श्लोक, कविरनुहरति छायाम अर्थंकु कवि पदम चौरा। कवि जो है वो आप कवि जो है अपने दिमाग से थोड़े कोई करता है, कोई तो चाहिए तो वो छाया का अनुहरण करता है। कालिदास ने ऐसा लिखा, उनका छाया लेकर के हम फिर अपने शब्द में, तो वो ठीक है। कवि जो सच्चे में कवि होते हैं, वो छाया ग्रहण करके फिर अपने विचार लिखते हैं। अर्थंकु कवि, कुकवि, निंदित कवि जो होते हैं, वो पूरा पूरी अर्थ ले लिया, शब्द नहीं, लेकिन पूरा ले लिया, वही कहा अपने दिश से, जोड़ा नहीं, तो कुकवि हो गए। और पूरा पूरी शब्दावली उतार लिया, तो चोर हुआ। कविरनुहरति छायाम अर्थंकु कवि पदम चौरः, इस प्रकार शास्त्र का आदेश है। फिर है, शास्त्रकार कहते हैं, यह पठति लिखति परिपृच्छति पंडितानुपासयति तस्य दिवाकर किरणेर नलिनी दलमिव विकसति बुद्धिः। जो पढ़ता है और उसके बाद लिखता है, जहाँ पठति लिखति परिपृच्छति, अपने साथियों से, अपने गुरु से प्रश्न करता है कि हमको ये शंका है। जहाँ पठति लिखति परिपृच्छति पंडितान उपासयति, पंडितों की उपासना करता है, उनके पास जा जा करके कल जोड़ करके विनीत भाव से उनसे शास्त्र लेता है। तो उसके दिवाकर किरण नलिनी दलमिव, जैसे सूर्य के किरण से कमलिनी विकसित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान के परामर्श से, पढ़ने लिखने से उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, वो काम कर सकता है। तो इस प्रकार जो शास्त्रकार ने आदेश दिया है, उसका अनुपालन होना चाहिए। आप सीधे शोध लिखने में प्रवृत्त नहीं हो जाइए, इससे पहले इतना कृत्य होता है, पूर्व कृत्य। जैसे पूर्व कृत्य प्राग विद्या वारिधि पाठ्यक्रम ये है, पूर्व कृत्य सरकार ने नियंत्रित कर दिया है। पहले ये नहीं था, पहले सीधे आते थे, रिसर्चे करने लगते थे, तो बहुत गड़बड़ी हुई। सरकार ने सोचा कि हम इतने हो रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसको पहले लिखने लायक तो बना दें, पढ़ने लायक तो बना दें, क्या हमें करना है इसका नॉलेज तो दे दें। इसलिए ये प्राग विद्या वारिधि पाठ्यक्रम को चलाए। इतने यदि कर लेंगे तो बुद्धि विकसित हो जाएगी, उसके बाद स्वतः लिखने में प्रवृत्त हो जाएगा। तो पहले ही हमने कहा कि पहले आप खूब पढ़िए, प्रकृति को देखिए, समाज को देखिए, और उसको से वर्णन कीजिए। आप तो कितने आदमी होते हैं, पहले ही कहा कि देख तो सकते हैं, प्राकृतिक सब देखते हैं, लेकिन कोई उसको हूबहू सुना दे, वो बिरले समाज में होता है। और कलम पर ला दे, कॉपी पर ला दे उस विषय को, और सबों के समक्ष रख दे, इसी समय के लिए नहीं, युग युग तक के लिए लिख दे, वो विरल होते हैं। वही कबीर मणि की परिभूर स्वयंभूर जाथा तत्योर तथा जाथा तत्योर्थान शाश्वती समाभ्यः, वेद कहता है। कवि जो है मनीषी होता है, मनसीक्षिणो मनीषिण, मननशील, और मन को विशाल मन वाले होते हैं कवि। और वो यथार्थ वस्तु को पकड़ लेते हैं और यथार्थ को चित्रित कर देते हैं। जो अपने देखे, अपने अनुभव किए, अपने अनुभव को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। तो उसी प्रकार आप देखिए, पढ़िए, और तब उसका अनुगमन कीजिए। जो हम कैसे देखा हमने, उसको हम निबद्ध कीजिए। लिखा गुरुजी से दिखाया और संशोधन करा। एक बार दो बार गलती होगी, उसके बाद उसके रास्ते पर आ जाएंगे और अनुसंधान कार्य करने। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अनुसंधान कार्य में प्रवृत्त जब ही होंगे, अनुसंधान कार्य में, तो विषय चयन, सामग्री चयन के लिए बुद्धि को एकदम दुरुस्त रखेंगे। हम क्या हमें प्रयोजन है, क्या सामग्री हमें किन किन अध्यायों के लिए करना है।
तो आप विषय लीजिए, मान लीजिए जो लिया कि व्याकरण नये शब्द नित्यत्व साधनम। आप विषय लिए व्याकरण जो है उनका सिद्धांत है कि शब्द नित्य है, शब्द हमेशा रहता ही है। नहीं रहता तो जो वस्तु आपके पॉकेट में है 5 रुपया तो दे दे किसी को, फिर यदि कोई मांगे 5 रुपया और दीजिए तो पॉकेट में जो 5 रुपया था वो तो निकाल लिया, अब तो नहीं है, तो नहीं दे सकते। लेकिन अकार है अ, हम 1000 बार अ कर लेंगे फिर अ रहेगा ही, वो उसका अंत नहीं है। तो क्यों? तो शब्द नित्य है, वो हृदय में बैठा हुआ है, वो बैठा ही रहेगा। आप जो वाक्य बोलते हैं, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, वो बोलते ही रहिएगा, वो अनंत है, नित्य है शब्द। किसी ने कहा हमने धारण कर लिया, फिर हम कल निकाल सकते हैं इसमें से, परसों निकाल सकते हैं इसमें से, तो शब्द नित्य है। और नैयायिक का मत है कि शब्द अनित्य है। तो अब शब्द नित्यता साधन के लिए आपको शब्द अनित्य का अध्ययन करना होगा। उनका मत क्या है, क्यों हम उन्हीं को मत के लिए नहीं मान लेते हैं, तो उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और विषय क्या हो गया, शब्द नित्यत्व, व्याकरण दृष्टिया शब्द नित्यत्वम। तो पहले प्रश्न होगा जो शब्द नित्यतावादी के शब्द नित्यतावादी जो है मीमांसक भी हैं, शब्द नित्य मानते हैं। वल्लभ वेदांत दर्शन के हैं, वे भी शब्द नित्य मानते हैं। तो शब्द नित्यता व्याकरण तो है ही। अब फिर शब्द अनित्यतावादी के तो नैयायिक है, और अन्य आचार्य होंगे तो शब्द अनित्य मानते हैं। अब दोनों पक्ष में युक्ति दे करके अंत में निर्णय तो व्याकरण के पक्ष में करना है। तो उसके लिए अध्याय बनेगा, एक अध्याय में व्याकरण के मत से शब्द नित्यता, दूसरे अध्याय में मीमांसक के मत से शब्द नित्यता, तीसरे अध्याय में नैयायिक मत से शब्द अनित्यता। एवं प्रकार विषय एक हो जाएगा। उसके बाद आप विषय को अध्याय में विभाजन करेंगे, अंत में निष्कर्ष रूप से प्रत्येक अध्याय के अंत में निष्कर्ष दे देंगे कि इसमें ये निष्कर्ष। दो मत है, दो मत में हमारा क्या मान्यता है, हमारी क्या मान्यता है, क्यों है। तो ग्रंथ का रेफरेंस बहुत जरूरी है शोध में, और बुद्धि को एकाग्र करना, और सामग्री संकलन जो है नोटबुक रखना, और वही नोटबुक आपको विस्तृत उसी की व्याख्या, नोटबुक जो है उसी की व्याख्या निरूपण जो है, तो उसके लिए आपको करना होगा। तो इस प्रकार जो है हमारा शास्त्र आपको प्रतिक्षण अनुसंधित रखना चाहता है। विद्वान जो होते हैं, अध्ययन की सीमा नहीं होती है, अध्ययन अंत काल तक, क्योंकि शास्त्र का आदेश है स्वाध्यायोद्धेतव्यः। अपना जो अध्याय है, अध्ययन है, वो प्रतिदिन करना ही है। जो इस वृत्ति में है तो वो तो है, उसको स्वाध्याय कीजिए और नोट कीजिए। नोट करने के बाद उसकी तो आप, वही आपकी पूंजी है, नोटबुक। उसी को शास्त्र क्या बनता है, पहले अनुभव से सिद्ध किया, उसके बाद प्रयोग करके देखा कि होता है कि नहीं होता है, और उसी को क्रमबद्ध यदि सजा दिया, पहले कौन रहेगा बाद में कौन रहेगा, क्रमबद्ध सजा दिया, और उसी को जो हम शास्त्र में लिख दिया, उसी की व्याख्या की कि हमको शोध प्रबंध तैयार हो। तो इस प्रकार जो है शोध कार्य बहुत कठिन है, लेकिन जब उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे और कुछ दिन करेंगे तो बहुत सरल काम है। तो शोध कार्य का एक तो हुआ प्राचीन बात को नवीन ढंग से रखना, दूसरी बात है कि आप नवीन उद्भावना करना, और तीसरी बात है कि तुलनात्मक दृष्टि से सोचना। और शोध में तुलनात्मक यदि नहीं रखेंगे, तुलनात्मक हुआ जो ये मत रखा, और इसमें कौन कौन ग्रंथ में ये मत हैं, वो सब ग्रंथ को लेकर के आप तुलना की, ये इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, ये रखें कि ये रखें, इनमें क्या गुण, इनमें क्या गुण, इनमें क्या गुण, इनमें क्या दोष, ये सब करके जो करेंगे तो उसी को अनुसंधान कहते हैं। तो आप लोग अनुसंधान में प्रवृत्त होइए और इन बातों पर ध्यान रखिए।
और इत पहले ही कह दिया कि शोध वही है, गवेषणा वही है, अनुसंधान वही है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ जो है सो विलक्षण है। शोध माने संशोधन करना, गवेषणा माने मूल अर्थ है गाय को ढूंढना, लेकिन उससे विकसित अर्थ हो गया कि शास्त्रीय तत्व को ढूंढना, और अनुसंधान तो ढूंढना हुआ शास्त्रीय तत्व का। तो इसके अंत में आप लोग जो सो प्रश्न लिख लीजिए, नोट कीजिए। शोध कार्य किसे कहते हैं? एक प्रश्न, किन्नाम शोध कार्यम, किन्नाम शोध कार्यम, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पहले लिखना उसके बाद पढ़ना, या पहले पढ़ना तब लिखना? दूसरा प्रश्न। गुरुजी एक बार फिर से। पहले पढ़ना उसके बाद लिखना, या पहले लिखना बाद में पढ़ना? नंबर 3 प्रश्न, गवेषणा शब्द का क्या तात्पर्य है? गवेषणा शब्द का क्या तात्पर्य है? गवेषणा कह दिया, गोएषणा संधि विच्छेद कर दीजिएगा, उत्तर लिखने में भी कह देते हैं, अपने से लिखना होगा। गोएषणा गवेषणा, वो को अब आदेश हो गया है, संधि हुई है। उसका मौलिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ गाय को ढूंढना, लेकिन बाद में परिवर्तित अर्थ होने से अर्थ हो गया कि शास्त्रीय तत्व को ढूंढना। चौथा प्रश्न लीजिए, शोध कार्य के लिए सामग्री संकलन कैसे करें? शोध कार्य के लिए सामग्री संकलन कैसे करें? उत्तर होगा, उत्तर मने मन रख लीजिए, लिखेंगे बाद में, कि संबद्ध विविध ग्रंथों के अध्ययन से, संबद्ध विविध ग्रंथों के अध्ययन से सामग्री संकलन होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि शोध कार्य कैसे होता है और क्या क्या हमें करना है, कैसे लाइब्रेरी जाना है, कैसे कैसे पुस्तक को, अपने संबद्ध पुस्तक को ढूंढना है, कैसे अनुसंधान का नोटबुक पर लिखते रहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये 1 घंटी अब समाप्त होती है। सबको शुभाशीर्वाद देते हैं। हरि ओम। जी नमामि गुरुवृंद। आदरणीयानां कुलपति महाभागानां उद्घाटिकया कक्षया वयं सर्वेपि अत्र निहिताः। आदरणीयैः कुलपति महाभागैः बहवः विषयाः अत्र उपस्थापिताः। तत्र शोध परिचयः आदौ प्रस्तुतः, ततः परं गवेषणा अनुसंधान शोधः, तेषु शब्देषु भेदः अपि प्रतिपादितः। किंच यथा आदौ मया प्रतिपादितं यत्र व्याख्यानात् परं 4 प्रश्नाः भविष्यन्ति। ये प्रश्नाः गूगल फॉर्म माध्यमेन भवतां समीपे आगमिष्यन्ति।
भवन्तः गूगल फॉर्म मध्ये एव एतेषां प्रश्नानां ये प्रश्नाः इदानीं भवन्तः भवद्भिः लिखिताः तेषाम् उत्तरं भवद्भिः तत्र गूगल फॉर्म मध्ये प्रदेयं भविष्यति, तदेव उपस्थितिः भविष्यति, प्रतिदिनं पूरणीयं भविष्यति। इदानीं कुलपति महाभागः अत्र आगत्य उद्घाटिकां कक्षां गृहीतवन्तः, अतः अन्येभ्यः परमावदात् चरितेभ्यः पौनःपुन्येन कार्तज्ञं बिभर्मि। अन्ये ये छात्राः शोधाभ्यर्थिनः अत्र समुपस्थिताः तेषामपि अभिनन्दनं। पुनः द्वितीया कक्षा परश्वः 9:00 एव भविष्यति। भवन्तः ससमयं सर्वेपि यथा अद्य उपस्थिताः तथैव भविष्यन्ति। इदानीम् इयं कक्षा अत्रैव समाप्ता भविष्यति। यदि काचित् शङ्का अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। विषयिणी समस्या इति। अस्तु, तर्हि इयं कक्षा अद्य अत्रैव विरमति। पौनःपुन्येन कुलपतिवर्याः धन्यवादेन प्रणामपुरस्सरम् अभिनन्द्यन्ते। ते अत्र अमूल्यं समयं दत्त्वा अत्र समागताः शोधछात्रान् बोधितवन्तः, अतः पौनःपुन्येन तेषां कार्तज्ञं बिभर्मि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः परश्वः मिलामः। श्रीमान अगली कक्षा परसों होगी जी, परसों होगी 9 से 10 और सारी कक्षाएं 1 घंटे की ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और 9 से 10 होगी जी। तो उसका लिंक श्रीमान आप दोबारा भेजेंगे या इसी लिंक पे होगा? यही एक ही लिंक रहेगा, बार बार नहीं उसको चेंज करेंगे, जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। यही लिंक अच्छा रहेगा। श्रीमान, वो फॉर्म जो भरने की आप कह रहे हैं वो फॉर्म मुझे नहीं मिला है। अभी किसी को नहीं दिया गया है। कक्षा के उपरांत जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप में वह गूगल फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा आधे घंटे 1 घंटे के अंतर्गत, और उसको पूर्ण करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके दौरान आपको भरना होगा। 2 घंटे अच्छा। के बाद में उसका लिंक डिलीट कर दिया जाएगा। फिर जब कक्षा होगी उसके अनुरूप फिर लिंक दिया जाएगा। अच्छा श्रीमान, एक आग्रह है मेरा, जो फॉर्म भरने की बात हो रही है उसको पूरा दिन क्यों नहीं रखेंगे, जो 2 घंटे के लिए ही सिर्फ रखा जाएगा? पूरे दिन क्यों रखना है, उसका हेतु बताइए। हेतु उसका यही है श्रीमान कि हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं या ऑफिस जाते हैं, काफी काम होता है, तो ये सुविधा दी जाए। अब जैसे आज सोमवार है, मैं अभी तक मंदिर नहीं गया हूँ, मैं जाऊंगा 2-2:30 बजे तक लौट के आऊंगा, और उसके बाद कुछ काम और भी होता है श्रीमान, तो इसको अच्छा, समय को बढ़ाया जाए। तो आप क्या करते? यदि ऑफलाइन होता तो क्या करते? फिर तो वहां जाके करते। हाँ, तो फिर उतना आप सामंजस्य बिठाइए, उतना सामंजस्य बिठाइए। गुरुजी, चारों प्रश्न का उत्तर जो है कैसे परसों ही देना न होगा? परसों नहीं, आज हम 1 घंटे के भीतर इस लिंक को भेज देंगे ग्रुप में, और उसके बाद में 2 घंटे आपके पास समय होगा। उस 2 घंटे के अंदर भर करके सबमिट कर देना है ये चारों प्रश्न का उत्तर। जी जी, जो गुरुजी ने 4 प्रश्न दिए हैं इसी के उत्तर 1 लाइन में लिखना होगा बस। तो श्रीमान, मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक साहित्य विभाग का ग्रुप है। हेलो जी, बोलिए बोलिए। एक साहित्य विभाग का ठीक है, ग्रुप है। आप अलग से मुझसे संपर्क करिए। इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, है ना? आपका नंबर सर मिल सकता है? जी, और कौन पूछ रहा है? जी, मैं गिरिधारी झा बोल रहा हूँ सर। जी गिरधारी जी, बोलिए। मेरा जो आप लोग लिस्ट सर साइट पे दिए थे, उसमें मैं नाम लिखता हूँ गिरिधारी कुमार झा, गहर्षिका रहर्षिका ढाकर रद्रिका, जबकि नाम आया है गिरधारी कुमार झा। अच्छा, उस विषय में कोई भी समस्या, उसका निदान कर लिया जाएगा। आप जब विभाग में होंगे तो श्रीमान, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है?
ग्रुप में है ना, आप जुड़े हुए हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी में मेरा नहीं। मोबाइल नंबर। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ सर। तो जुड़ जाइएगा, उसके बिना आपको सूचनाएं कैसे मिलेगी? वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपका नंबर आपको मिलेगा। मेरा नंबर मत लीजिए। आपने फॉर्म भरा है कि नहीं? नहीं सर, फॉर्म नहीं भरा है ना। तो जब नहीं भरा है तो फिर इसी तरह आपको समस्याएं होंगी। अच्छा, आप वेबसाइट आपको भरना चाहिए, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। हाँ, आप वेबसाइट में जाइए यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे ओके। जाकर के फॉर्म भरिए, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। महोदय, कक्षा को लैप किया जाए, अब मैं लैप हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। नमो नमः दोनों आदमी को। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः।